तो ज़ाहिर है जब एक स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि हाली उम्मीदवारों में कहीं ना कहीं फ्लॉ मौजूद है। और जज्बात में बहुत बड़ी ताकत है अगर वो सही डायरेक्शन में हो। आप जो है ना मर्द हो, आप मर्द बनो, फर्स्ट आए हो हमेशा, अब भी फर्स्ट आना। बच्चे को कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। जो इमेजिन करते हैं, जैसा आप फील करते हैं, वो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव इमेजिनेशन, खुद को लेके नेगेटिव सोचना कि मुझ में इस चीज़ की कमी है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। जब हम मुसलसल अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो हमें किसी और को या सोसाइटी को या इन्वायरमेंट को ब्लेम करने का क्या हक बनता है। तो इमेजिनेशन की ताकत को मैं मानता हूँ, तो मैं इस पे बहुत ईमान रखता हूँ कि इंसान खुद अपनी दुनिया तख्लीक कर सकता है। उनका पूरा दिन शिकायत में गुजरता है तो उनके पास और चीज़ें आती है जिसके लिए वो शिकायत करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक गेस्ट पॉडकास्ट चलाता हूं और उसमें मैं मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों को मदऊ करता हूं, और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि हमारे साथ ज़ामरान बलोच बैठे हुए। ज़ामरान बलोच इंस्पिरेशन लैब के सीईओ और को फाउंडर है, ट्रेनर भी है, लीडरशिप ट्रेनर भी है, और इनका जो इदारा है इंस्पिरेशन लैब, ये काफ़ी सालों से काम कर रहा है और काफ़ी यूथ, स्टूडेंट्स और काफ़ी लोग इस इदारे से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। ज़ामरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ामरान भाई, वैसे तो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपके काम हम देखते हैं, हमें खुशी होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इस तरफ कैसे आए और क्यों आए। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आप एक बहुत अच्छा सेटअप चला रहे हैं। आई थिंक अभी तक आपके जितने गेस्ट मैंने देखे, आप बहुत अच्छे हीरे लोगों को चुनते हैं और उनको बिठाते हैं अपने साथ। बिल्कुल, एक हीरा तो हमारे सामने बैठा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। तो आपका जो सवाल है कि मैं किस तरह इस शोबे से मुंसलिक हुआ या इस काम में आया, जी। तो 2014 से मुझे याद है, क्योंकि एक मेरी तस्वीर है जो मुझे याद दिलाती है कि तब तक तो मैं पक्का ही काम कर रहा था। मेरी एक तस्वीर है जिसमें मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया हूँ दरिंगड़ में, और वहाँ पे मैं एक बच्चों के साथ एक सेशन कर रहा हूँ। अब मुझे वो याद नहीं है कि वो क्या सेशन है, वो किस चीज़ पे है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तब से मेरे अंदर था कि मैं लोगों को इंस्पायर करूँ। तो मेरा जो ऑरा है वो ज़्यादा इंस्पिरेशन है। फिर मैं 2019 में YLC में गया, यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे पता चला कि ट्रेनिंग एक शोबा है, मेंटोरिंग कोचिंग एक शोबा है। तो फिर मैं ट्रेनर बना 2019 में, और तब से लेकर आज तक फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। फिर मैंने काम किया है नौजवानों के साथ, डेवलपमेंट सेक्टर में, कॉरपोरेट सेक्टर में, आजकल ज़्यादा प्रोफेशनल्स के साथ कोचिंग और अदारों के साथ कंसल्टिंग का काम है। तो बस ये तब से शुरू है। और मुझे जिन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो भी इस मुल्क के बहुत माने हुए ट्रेनर्स है, कोचेज़ है, कंसल्टेंट्स है। तो और किसी ने कभी मुझे इंस्पायर भी नहीं किया, और मैं समझ गया वो अल्लाह आपको एक आसानी से कभी कभी बहुत जल्दी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। तो तब से मैं एक शागिर्द की हैसियत से फिर इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का। बिल्कुल ज़ामरान भाई, अच्छा, इस फील्ड में हम देखते हैं कि एक्सपोजर तो बहुत ज़्यादा है। आप लोगों से मिलते हैं, लोगों को ट्रेनिंग करते हैं, और काफ़ी लोगों को उन ट्रेनिंग से फ़ायदा भी हासिल होता है। एक्सपोजर के साथ साथ इस फील्ड में चैलेंजेस क्या है, जो मेजर चैलेंजेस जो आप फेस करते हैं वाइल डूइंग दीज एक्टिविटीज़, या जो भी आपके इवेंट्स है या जो भी आपके ट्रेनिंग्स है, शुरुआत में आपको किन किन चैलेंजेस का सामना था, और अब जाके वो चैलेंजेस कम हुए हैं या और भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है आपको? आसिफ भाई, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आप जो भी काम करते हैं शुरू में आपके लिए वो चैलेंजिंग होता है, पहले तो इस वजह से कि आपको नहीं पता उस काम को कैसे करना चाहिए, आपको नो हाउ ज़रा कम होती है। तो इस शोबे में भी काफ़ी चैलेंजेस थे शुरू में। पहला जो बेसिक एक चैलेंज था वो ख़ुद को मनवाना था, मेरे ख़्याल से, कि आप ख़ुद को मनवा सके कि फिर कोई आपकी बात सुने, आपको एक प्रोफेशनल या फिर आपको एक स्किल्ड बंदा तस्लीम करे उस शोबे में। तो पहले उस चीज़ में थोड़ी सी चैलेंजेस आई। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो ये है कि जब आप अपने पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं तो फिर लोग पूछते हैं कि आप तो बहुत टैलेंटेड थे, आप इस शोबे में अब आए हो शौक़ से, तो आप पैसे क्यों नहीं कमा रहे हो, या इतने कम पैसे क्यों कमा रहे हो। वो फ़िलहाल बंदा तो अब बहुत आगे चला गया, वो तो सॉफ्टवेयर की दुनिया में चला गया, वो तो अमेज़ॉन पे पता नहीं क्या कर रहा है।
तो ये मुझे भी सुनने को मिला। ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था उस वक्त कि मैं इतने पैसे या फिर इतना स्टेबल इसमें हूँ कि फिर मैं ज़रा ख़ुद को और अपने फैमिली को चला सकूँ, तो ज़रा मैं खामोश कर सकूँ कम से कम अपने करीबी लोगों को। लेकिन ये 3 साल लगे मुझे इस काम में। फिर 3 साल के बाद मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो गए, तो फिर मुझे फैमिली को समझ आया कि चले अब आई थिंक इस काम में भी कुछ ना कुछ है, बेशक कम है लेकिन सिलसिला शुरू हो चुका है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2024 और 2023 वो साल था जिसमें शुरुआत हुई कि अब मेरी ग्रोथ होने लगी। फिर फाइनेंशियल चैलेंजेस थोड़े से कम हो गए और फिर ये चैलेंज आया कि अब मार्केट में ख़ुद को कैसे बंदा मनवाए। हमारा काम ऐसा है कि आप मार्केट आपको जानेगी, पहचानेगी, आपको एक भरोसेमंद बंदा अगर वो पाएंगे तो फिर वो आपको बुलाएंगे, आपको काम देंगे। अब जो चैलेंज है वो इन दोनों से बहुत बढ़ के है कि मैं लोग मुझे माने या फिर लोग मुझे पेमेंट करे उस काम का या फिर मुझे प्रोफेशनली हायर करे। अब जो चैलेंजेस है वो ये है कि हम लोगों के जहन को कैसे तब्दील करें, क्योंकि हमारा तो अब ब्रांड बन चुका है। हम जाते हैं अदारे, लोग हम पे भरोसा करते हैं, हमें बुलाते हैं। लेकिन मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये चैलेंज है कि मैं जब भी लोगों के साथ काम करूँ तो उसके बाद उनमें कोई, उनकी सोच में कोई तब्दीली आए, उनके थिंकिंग में, उनके लाइफस्टाइल में, उनके स्टैंडर्ड्स में कोई तब्दीली आए। तो अब चैलेंजेस, वो जो छोटी जंगें थी पैसों का और काम का, वो अब नहीं रहा। अब बस ये चैलेंज है कि हम जिनके साथ काम करें उनको कुछ फ़ायदा इससे पहुँचे, उनको कुछ बेनिफिट हो। तो ये जंग है जो कि जारी है, कोशिश रहती है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि शुरू में काफ़ी चैलेंजिंग था कि इस फील्ड में शायद इतने पैसे नहीं थे, और आपको तो वैसे ही पता होगा कि यहाँ पे किसी को एक चीज़ से फ़ायदा पहुँचता है, सब उसी काम के पीछे लग जाते हैं। एग्जैक्टली हमारे यहाँ आप देखें कि अगर कुछ लोगों ने सीएसएस कर लिया तो पूरा इलाका, पूरा सूबा सीएसएस के पीछे। और अच्छी बात है अगर हमारे नौजवान सीएसएस कर रहे, पीसीएस कर रहे, अच्छे पोस्ट पे आ रहे हैं और पूरे मुल्क में अपना नाम रोशन कर रहे हैं अपने इलाके का, बहुत अच्छी बात है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जहाँ लोग एक रास्ता देख के उसी के पीछे पड़ जाते हैं, आपने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना। इस रास्ते को चुनने के लिए कोई इंस्पिरेशन थी आपके पास? जी बिल्कुल। ये वाकई में हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ आप ख़ासियत कह ले या कोई यूनिकनेस कह ले। मैं इसको कमज़ोरी समझता हूँ कि जब मैं किसी ट्रेंड को फॉलो करूँ तो मैं हमेशा, ये मेरा इंस्टिंक्ट होता है कि मैं ट्रेंड से तो अलग ही रहूँगा। मुझे अपनी यूनिकनेस को लेके बहुत ख़याल है कि ये कभी जाए नहीं। तो जब मैंने ये काम शुरू किया उस वक्त हम लोग बहुत कम यंग ट्रेनर्स थे बलूचिस्तान में। यंग ट्रेनर्स का कॉन्सेप्ट आई थिंक पाकिस्तान में तो बहुत था, लेकिन बलूचिस्तान में ग़ालिबन या नहीं था या बहुत कम था जो मेरे इल्म में है। तो बहुत कम लोग थे जो कि काम करते थे। और बदर अली एक बहुत अच्छे नाम है, लसबेला अब चौकी से उनका ताल्लुक़ है, तो मैं उनको लुकअप करता था लोकल इंस्पिरेशन में। और जो मेरे इंस्पिरेशन भी बने, बाद में मेरे उस्ताद भी बने, आज के दिन तक वो मेरे उस्ताद है। तो स्कूल ऑफ लीडरशिप वो अदारा है जो जिससे जुड़े सारे ट्रेनर्स मेरे लिए इंस्पिरेशन बने। उनमें शीरीन नकवी का नाम है, उनमें वकार अली का नाम है, उनमें उमैर का नाम है। तो ये लोग फिर मेरी इंस्पिरेशन बने। कामरान रिजवी साहब वो मेरे मेंटोर है, आज तक वो मुझे मेंटोर करते हैं। लेकिन इनके साथ फिर मुझे इंस्पिरेशन लेने का भी मौका मिला, काम करने का भी मौका मिला, और इतना बड़ा मौका मिला कि मुझे यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस का चैम्प बनाया गया उस अदारे की तरफ से। तो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ साथ मेरा इतनी ग्रोथ हुई कि मैं अब खुद हैरान हूँ कि 2 साल या 1.5 साल एक अदारे में रह के मुझे ऐसा लगता है 10 साल में आगे चला गया। तो ये मेरी इंस्पिरेशंस है जिनकी वजह से मैं फिर इस फील्ड में आया। तो शुक्र है कि उस भीड़ से मैं ज़रा दूर रहा जो आप कह रहे थे कि हर कोई या तो डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने या फिर आपकी बात है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो उनसे मेरी बचत हुई। हालांकि मैं था उसी लोगों में, लाहौर में, क्योंकि मैं रहता था उस वक्त, तो लाहौर में ये रुझान बहुत था। बलूचिस्तान का हर दूसरा जवान कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर रहा था और मैं अलग ही किसी दुनिया में जी रहा था। तो ये लोग थे जो मेरी इंस्पिरेशन थे और इन्होंने मुझे तामे रखा, और आज तक फिर यही लोग मेरे लिए डायरेक्शन का भी ज़रिया है, इंस्पिरेशन का भी ज़रिया है, और मुझे समझ आता है कि इनको देख के कि कैसे काम करना है। बिल्कुल। अच्छा ज़ामरान भाई, आपकी
जो हम बातें सुनते हैं, आपका सफ़र जो भी है वो वाकई काफ़ी इंस्पिरेशनल है। और बिल्कुल आपकी बातें सुन के हमें यकीन हो रहा है कि आप जो ट्रेनिंग्स देते होंगे, जहाँ जहाँ भी आप सेशंस देते होंगे, बिल्कुल उन लोगों की ज़िंदगी पे काफ़ी इम्पेक्टफुल होता होगा जो उन्हें अटेंड करते होंगे। इंशाल्लाह यही अच्छा, कोशिश है। यहाँ पे जैसे हमने बात की पोटेंशियल की, तो हम जैसे देखते हैं बलूचिस्तान से काफ़ी ऐसे लोग निकलते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे डॉक्टर यारजान बलूच की मिसाल हमारे सामने है, बिल्कुल। जो बुलेदा के एक छोटे से कस्बे से निकलकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंच के और एक साइंटिस्ट बन के अपने इलाके का और अपना नाम रोशन किया। बिल्कुल। इसी तरह रिसेंटली हम देखते हैं कि आवारान से ताल्लुक़ रखने वाली मानूर बलूच, उन्होंने CSS में पूरे पाकिस्तान में 10वीं नंबर हासिल की और बलूचिस्तान जी। में पहली नंबर हासिल की। तो ऐसे बहुत से हमें स्टोरीज़ मिलते हैं हमारे बलूचिस्तान से कि जो इंस्पिरेशनल है, जो हमें ये दिखाती है कि हमारे नौजवानों में काफ़ी पोटेंशियल है। लेकिन आप क्योंकि ये सेशंस करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, आप डायरेक्ट एक इंटरेक्शन होता है आपका यूथ के साथ। वैसे तो आप कराची में भी आपने ट्रेनिंग्स दिए, YLC की जैसे आपने कहा, या दूसरे, लेकिन मोस्टली आप बलूचिस्तान सेंट्रिक, आपका जी। कोयटा में या बलूचिस्तान के दूसरे इलाके में आप ट्रेनिंग्स देते हैं। तो बलूचिस्तान के यूथ में आपको कितना पोटेंशियल नज़र आता है? आपने आई थिंक जो नाम लिए, सबसे पहले तो उन्होंने दुनिया को प्रूव कर दिया। और उन्होंने मेरे ख़्याल से दुनिया को प्रूव करने से ज़्यादा हमारे अपने कौम को ये समझ आया कि हम इतने गुर्बत में और इतने बज़गी में आप कह लें, या फिर रिसोर्सेज की कमी में भी हम पहुंच सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें जाने की ज़रूरत है या जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। और क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा नौजवानों के साथ होता है, जैसे आपने बताया, हम सुबह या तो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तब भी किसी के साथ प्रोफेशनल इंटरेक्शन हो रही है, शाम में हम बैठक लगाते हैं, जब भी किसी शहर में जाते हैं तो हम बैठक में भी फिर उन नौजवानों को हम देखते हैं। रिसेंटली मैं खुशदार में अभी 2 दिन पहले मैंने एक बैठक किया, और खुशदार में मुझे सरप्राइजिंगली मेल से ज़्यादा फ़ीमेल्स ने ज्वाइन किया हमारे उस बैठक को। और जितनी फ़ीमेल्स थी, आसिफ भाई, उनका इंट्रोडक्शन माशाल्लाह से मुझे इंस्पायर कर रहा था जब वो बता रहे थे कि हम FSC के स्टूडेंट हैं और हम क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, और हम MRC फ़ेलोज़ है, फिर हम इस अदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर हम इसके साथ काम करते हैं, फिर हमने यहाँ काम किया है, उन्होंने सेशंस किए हैं, मैगज़ीन्स में उनकी स्टोरीज़ आई है, और अभी भी वो काम कर रहे हैं। सिर्फ सेशंस नहीं कर रहे, वो ख़ुद उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, ग्लोबल अदारों तक उनकी रसाई है। तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तुर्बत यूनिवर्सिटी पंजगूर में, मैं मकरान यूनिवर्सिटी गया हूँ, मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी गया हूँ, और मैं ख़ुद बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स को देखता हूँ रोज़ाना की बुनियाद पे कि आप हमारी छोटी सी बच्ची ज़ुनैरा कयूम को देखें तो वो यूनिसेफ तक पहुँचती है। ज़ामरान बलोच को देखें तो वो कैसे जनरेशन अनलिमिटेड का वाईपैट बनता है, उनकी टीम में, उनके नौजवानों की टीम में जाता है, या फिर वो किसी तरह YLC तक पहुंचता है तो एक दिन उस इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उसको मिलती है। तो इस तरह के बहुत सारे मिसाल है। तो मुझे ये दिन ब दिन मेरा ईमान पुख्ता हो रहा है कि हमारी सरज़मीन वाकई में बहुत ज़रख़ेज़ है, ना सिर्फ मादनियात में बल्कि टैलेंट में और रेजिलियंस में। हम जो काम करने पे आते हैं फिर वो हम करके ही बैठते हैं। तो मुझे रोज़ाना आप कह लें कि सैकड़ों ऐसे मिसाल मिलते हैं जो कि छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में। आप साबिर मोहम्मद असनी को देखें, अगर वो अब चौकी में उसके अपनी टीम के साथ, बाकी लोगों के साथ मिलके अब वो स्कूल्स को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे स्टोरीज़ हम देख रहे हैं, बिल्डअप हो रहे हैं, और 1 साल बाद हम देखते हैं कि ये बड़े बड़े चैम्पियंस बन गए। तो फिर ना इनको हमारी एक्नॉलेजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ना किसी और अवार्ड की, बस ये लोग अपने काम से मोहब्बत में फिर चैम्पियंस बन जाते हैं। तो मेरा पूरा ईमान है कि बलूचिस्तान का हर नौजवान जिसके पास सिर्फ एक बेसिक कलम है, एक किताब है, या फिर उसके पास इंटरनेट है, या फिर उसके पास एक छोटा सा भी ग्रुप है, तो वो पहुंच सकता है वहाँ तक जहाँ तक मैं और आप पहुँचने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि हम अक्सर देखते हैं माशरे में मायूसी बहुत नज़र आती है हमें। हर तरफ हम देखें ब्लेम गेम्स है, अगर ये होता तो ऐसा होता, अगर ये ना होता तो ऐसा होता। ब्लेम गेम्स बिल्कुल होंगे, चैलेंजेस होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगे जो हमारे हाथ में नहीं होंगे, लेकिन हमारे हाथ में जो है, क्या हम उसका उतना फ़ायदा उठा रहे हैं? क्या हम खुद वो मेहनत कर रहे हैं? क्या उस डायरेक्शन में है कि बजाय ब्लेम करने के
हम खुद अपने लिए एक डायरेक्शन बनाएं? वैसे तो आसिफ भाई, मेरे नौजवान जब भी मेरे सेशंस को देखते हैं ना, तो उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। फिर मेरा एक और साइड है जिसमें वो कहते हैं कि ये आपका ये वाला रूप बहुत ख़तरनाक है। अच्छा। तो मेरा एक रूप है जिसमें मैं बहुत सवाल करता हूँ लोगों से, और मैं बहुत ब्रूटल सवाल करता हूँ। जब वो कहते हैं कि हमसे नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ कि आपने कितने रास्ते देखे, कितनी तरह से ट्राई किया, कितने लोगों से आपने पूछा उसके बारे में, या आपको कैसे कोई काम नहीं मिल रहा है, आपने कितने लोगों को जाके बताया है कि मुझे काम दे, और आपने बार बार कितने लोगों को फॉलोअप दिया है। चलो आज आपके पास काम नहीं है, तो क्या 3 महीने बाद भी आपके पास काम नहीं होगा? ये कैसे मुमकिन है? तो नफ्सियात भी बताती है कि जब इंसान किसी चीज़ को या किसी मसले को जब दूसरे पे डालता है, तो उसके जहन में उसके लिए कोई सलूशन की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। मसले को हल करने के लिए मसले को अपनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हमारा नौजवान, हमारे सूबे का नौजवान, मुझे ऐसा लगता है कि अपने मसलों को अपना ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है ब्लेम करने का। हुकूमत भी है उसमें, माशरा भी है उसमें, लोग मुझे नहीं समझते, मेरी फैमिली मुझे नहीं समझती, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं तो एक टाट वाले स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं तो एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, या फिर मैं किसी ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ कि आपको पता है यूनिवर्सिटी का हाल। भाई सब उसी यूनिवर्सिटी से निकले हैं। अगर आप इतना ज़्यादा ब्लेम करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? हमारे पास ये चॉइस ही नहीं रही है अब कि हम कोई ब्लेम करें। तो मैं देखता हूँ ये मायूसी बहुत है। इसीलिए फिर मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट है कॉज एंड इफ़ेक्ट का। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ इफ़ेक्ट को ही बार बार जहन में रखेंगे तो फिर हम कॉज तक नहीं पहुँच पाएंगे। कॉज, क्योंकि हम इसलिए भी डरते हैं कि कॉज कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ पे आके रुकती है। मेरी ज़िंदगी में मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एक स्टेटमेंट ने बनाया था, एक छोटे से टूल ने, स्कूल ऑफ लीडरशिप ने मुझे वो सिखाया था, TPR BSJ। तो TPR का मतलब होता है टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ भी मेरी ज़िंदगी में बेहतर नहीं हो रहा है उसका मैं ज़िम्मेदार हूँ। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है उसका भी मैं ज़िम्मेदार हूँ। मेरी स्टेबिलिटी नहीं है उसका भी मैं ज़िम्मेदार हूँ। मेरे इमोशनल इंटेलिजेंस का मसला है उसका भी मैं ज़िम्मेदार हूँ। अगर मैं उसको BSJ करूँगा, यानी कि ब्लेम, शेम और जस्टिफाई, कि मैं फैमिली की वजह से मैंने रिएक्ट किया, फैमिली मुझे छोड़ती नहीं काम करने के लिए, ये लोग मुझे समझते नहीं हैं, कोयटा में, हबचौकी में, बलुस्तान में इतना ज़्यादा काम नहीं है, तो फिर मेरे पास बहुत सारे बहाने हैं। तो कहते हैं ना कि वट एवर यू बिलीव इट इज़ राइट। आप कहते हैं कि मौके नहीं है तो आप सही कह रहे हैं, और आप कहते हैं कि मौके बहुत है तब भी आप सही कह रहे हैं। जैसे कोई नौजवान कहता है कि मौके नहीं है, मैं उसको कहता हूँ आप 3 वेबसाइट्स को रोज़ाना चेक करें। एक rosie.pk है, एक ब्राइट स्पायर है, और आप लिंक्डइन पे ज़रा जाके लिखे जॉब्स इन बलूचिस्तान, तो आपको पूरी एक लिस्ट मिलेगी। आप उसको देखे बगैर मुझे कह रहे हैं कि काम नहीं है। ये तो कुछ एक डेवलपमेंट सेक्टर की बात है, लेकिन मैं CEO से मिलता हूँ, वो कहते हैं हमें लोग नहीं मिलते ज़ामरान अच्छे जो स्किल्ड हो, जिन पे हम भरोसा कर सके, या जिनका इतना एटीट्यूड हो कि हम उन पे काम कर सके। वो 2 लफ्ज़ क्या सीखते हैं, फिर वो हमसे भाग जाते हैं। वो कहते हैं अब हमें ज़्यादा पैसे चाहिए तो हम किसी और अदारे में जा रहे हैं। तो देखा जाए तो मायूसी के लिए हज़ार मिसालें हैं जो कि सच है, और देखा जाए तो काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए भी हज़ार रास्ते हैं जो कि खाली है। तो मैं जिस पे जाना चाहूँ, ये नौजवान का फ़ैसला है कि अब वो मायूसी चुनेगा या फिर वो कोशिश को चुनेगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वैसे तो हमारे ख़ासकर एजुकेशनल सिस्टम में काफ़ी फ्लॉज है और उनमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ जो पर्सनली जो भी हमारा एक्सपीरियंस है एजुकेशन को लेके, वो मुझे ये नज़र आता है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं, चाहे स्कूल, चाहे कॉलेजेस, चाहे यूनिवर्सिटीज़, वो स्टूडेंट्स को एक रेट रेस में लगा लेते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। उनका सारा फोकस IQ पे होता है कि आप ज़्यादा मार्क्स लाए, आप ज़्यादा मेमोराइज़ करें। उसके बरक्स जो इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आप अपने इमोशंस को कैसे डील करें, आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें, आप कैसे रिस्पॉन्स करें रिएक्ट करने के बजाय, मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे तालीमी इदारे जिनमें शायद इन चीज़ों पे बात होती होगी, जिसके वजह से हम ये भी देखते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाते। कुछ डिप्रेशन में जाने के बाद ऐसे भी वाक़यात सामने आते हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं।
तो ज़ाहिर है जब एक स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि तालीमी इदारों में कहीं ना कहीं एक फ्लॉ मौजूद है जो जी। कि स्टूडेंट्स को सिखा नहीं पा रही है कि आप अपने इमोशंस को कैसे डील करें। तो जो यहाँ मैं आपसे दो बातें पूछूंगा, एक इमोशनल इंटेलिजेंस पे कि एक इंसान अपने अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे पैदा करे, और तालीमी इदारों की इस चीज़ को लेके क्या जिम्मेदारी बनती है। आपका बहुत ज़रूरी सवाल है, आई थिंक इस पे बातचीत बहुत ज़रूरी है। आसिफ भाई, पहला जो आपका सवाल था या जिस तरह से आपने एक पूरा कॉन्टेक्स्ट मुझे दिया, हमारे बारे में हम लोग मशहूर है, हम कहते हैं कि हम लोग बहुत जज्बाती है। सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पूरे मुल्क के हमारे लोग, और जज्बात में बहुत बड़ी ताकत है अगर वो सही डायरेक्शन में हो। मायूस कुन बात यह है कि हम जितने जज्बाती हैं, हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को लेके है कि मैं जब गुस्सा करूँगा फिर मैं माफ़ नहीं करूँगा, फिर मैं रिश्ता ख़त्म करूँगा, फिर मैं दूर जाऊँगा, कभी वापस नहीं देखूँगा। इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत कमी है हमारे लोगों में, इस बात को हम सब मानते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं है। दो एक्नॉलेजमेंट इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो मैं ख़ुद पहले एक्नॉलेज करूँ कि इस वक्त मैं जो फ़ील कर रहा हूँ, मैं उसको एक्नॉलेज करूँ कि भाई मैं गुस्से में हूँ, या मैं खुश महसूस नहीं कर रहा, या मैं दुखी हूँ, या मैं उदास हूँ। दूसरा, बाहर की दुनिया भी मेरे जज्बात की ना रिस्पेक्ट नहीं कर रही। मैं उनको बोलूँ कि मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा, या फिर मैं किसी एक नुकसान की वजह से आज, तो कहते हैं कि भाई आप लड़के हो, आप जो है ना मर्द हो, आप मर्द बनो, ये तो मर्द के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, और आप तो रोज़ाना। तो मैं डरता हूँ कि फिर अब मैं किसी को ये बताऊँ कि आज मुझे रोना आ रहा है, या फिर आज मेरा दिल बहुत उदास है, या आज मेरा दिल बहुत किसी चीज़ को लेके घबराहट में है। तुम लोग तो फिर बोलेंगे कि तुम इतने अभी बुज़दिल हो, ये तो सब रोज़ाना का काम है। तो एक्नॉलेजमेंट ना अंदर की दुनिया में है, ना बाहर की दुनिया में है। और दूसरी जो आपने बात की, इस वक्त हमारे मुल्क में इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके जो अदारे सीरियस है वो सिर्फ अभी तक कॉरपोरेट्स है। उनके पास पैसा भी है इस चीज़ पे काम करने के लिए, और वो सबसे पहला कदम उठा रहे हैं इस चीज़ पे काम करने के लिए। ना हमारे डेवलपमेंट सेक्टर में कभी इस पे बात हुई है, सिवाय कुछ मेंटल हेल्थ के जो कि हम बच्चों को कराते हैं, और ना कभी हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, ना कभी हमारे स्कूल्स में। आपकी बात बिल्कुल सही है, बच्चे पे पूरा फैमिली प्रेशर डालेगा कि तुम फर्स्ट आए हो हमेशा, अब भी फर्स्ट आना। बिल्कुल। बच्चे को कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, आज तुम बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर तुम रोज़ाना जिस चीज़ में पढ़ते हो, क्या तुम प्रेशर में पढ़ते हो या फिर तुम्हारा दिल चाहता है पढ़ना। बिल्कुल। ये जो तुम मार्क्स लेके आ रहे हो, अपनी खुशी से लेके आ रहे हो, या किसी के साथ कंपटीशन में हो, कज़न के साथ कंपटीशन में हो, या फिर अब्बा ने और अम्मा ने बोला है कि भाई हमने तुम पे इतना पैसा खर्च किया है, तो अब तुम्हारा सर भी दर्द कर रहा है तब भी पढ़ो, और तुम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तब भी तुम्हें वो चीज़ करनी है। तो हम सबसे ज़्यादा जिस मसले में हम हैं वो यही है, जज्बाती ज़हानत। हमारे पास किसी के पास कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है कि हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करें। ये तो मुझे इसलिए पता चला कि मुझे यूनिसेफ ने सिखाया, बोला कि आप पहले ख़ुद सीखो, फिर जाके बच्चों को बताओ कि जब घबराहट हुई है तो सांस लेना चाहिए, वॉक करना चाहिए। जो मैं महसूस कर रहा हूँ मैं उसको ज़ुबान से बोलूँ कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इट्स ओके। और क्योंकि इमोशंस के बारे में है कि इमोशंस आर टेम्परेरी, दे आर नॉट कांस्टेंट। क्योंकि एक इंसान सुबह दुखी है तो शाम में खुश हो सकता है, हील हो सकता है। एक इंसान जो बहुत खुश है, अगर अचानक उसको कोई ख़बर मिले तो उसकी पूरी खुशी एक बहुत बड़े घबराहट में, गम में तब्दील हो सकती है। तो हम पूरा दिन जो महसूस करते हैं, हम कभी रुक के सोचते नहीं है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। इस बंदे से जो मिला जिसने मुझे इतना खुश महसूस किया, वो किस वजह से मैं इतना खुश हुआ। और जिस बंदे से मिल के अगर मैं आज बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, ताकि मैं लिमिट करूँ उसके साथ अपनी इंटरेक्शन। तो हमारे अदारे, हमारे तालीमी अदारे इस वजह से फ़ेल है कि अभी तक उन्होंने इस मामले को इतना संजीदा लिया ही नहीं है कि वो किसी तरह इसको किसी कोर्स का हिस्सा बनाए, किसी डिग्री का हिस्सा बनाए, किसी बातचीत का हिस्सा बनाए। मायूस कुन बात ये भी है कि बच्चों के मेंटल हेल्थ पे फिर जो सबसे ज़्यादा बुरे असरात है वो तालीम की वजह से पड़ रहे, ग्रेड्स की वजह से, प्रोफेसर के प्रेशर की वजह से पड़ रहे।
या फिर पेरेंट्स छोटे क्लासेस में पेरेंट्स की वजह से, तो बजाय कि इस मसले में कोई सोल्यूशन कंट्रीब्यूट करे, तालीमी अदारे इस मसले को और बढ़ा रहे हैं बच्चों के लिए या नौजवानों के लिए। तो इस वजह से ये बहुत मायूस कुन है और ये बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है हमें, हमारे लोगों में। क्राइसिस की जो बड़ी वजह होगी वो मेंटल हेल्थ होगी या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होगी। अच्छा ज़ामरान भाई, एक सवाल आपसे पूछूंगा, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है और वो आपकी फेवरेट क्यों है? उसमें ऐसे क्या बात थी जिसने आपको इंस्पायर किया? हाँ, आसिफ भाई, किसी एक का बताना मेरे लिए मुश्किल होगा। कुछ किताबों से मैंने दोस्ती की है। बिल्कुल। क्योंकि मुझे ऐसा मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। मेरे बैग में हमेशा कोई ना कोई एक किताब होती है। मैं जहाँ पे जाता हूँ कोई ना कोई किताब मैं लेके जाता हूँ और मैं पढ़ता हूँ। मैं लोगों को, या तो किताब मुझे बहुत गिफ्ट मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, या फिर मैं लोगों को भी गिफ्ट करता हूँ। किसी एक दौर में मैंने शुरू किया था, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने पहला जो किताब शुरू किया था रिच डैड पुअर डैड। उस वक्त फिर मैं फाइनेंसिस को लेके बहुत हाई था, तो वो किताब मुझे याद है, जिस किताब को मैंने शुरुआत की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो किताब मेरी फेवरेट बनी वो किताब है थिंक लाइक अ मंक। जे शेट्टी की एक किताब है। वो इस वजह से मेरी फेवरेट बनी कि उसने मुझे पहली दफ़ा ये समझाया कि वैल्यूज़ क्या होते हैं। उसने मुझे बताया कि पर्पस क्या होती है। उसने मुझे बताया कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है। तो ये जो वैल्यूज़, ये जो ज़हनी सुकून, ये सिर्फ मंक्स के लिए नहीं है, उन लोग के लिए नहीं है जो कि पूरा दिन बैठ के मेडिटेशन करते हैं, ये हम सब लोगों के लिए है। तो उस किताब ने मुझे बहुत प्रैक्टिकली समझाया कि मैं काम पे जाते हुए, बिज़नेस में काम करते हुए भी एक ज़हनी सुकून के लिए और एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ जिसको अपने जज्बात के बारे में पता है, अपने वैल्यूज़ के बारे में। दूसरी जो मेरी फेवरेट किताब है, क्योंकि मैं एक बहुत करियर ओरिएंटेड इंसान हूँ, मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरा काम कहाँ तक जाए, कितने लोगों तक पहुँचे, कितने अदारों तक पहुँचे। तो स्टीफन कोवी की एक किताब है ग्रेट वर्क ग्रेट करियर, जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। इस किताब ने मुझे बहुत मदद किया है कि मैं अपने करियर की डायरेक्शन को बहुत अच्छे से सेट कर सकूं। ना सिर्फ अपने, बल्कि अब जिन लोगों को मैं कोच करता हूं उनको भी बहुत बड़ा हिस्सा जो कि मैं समझाने की कोशिश करता हूं, तो वो इस किताब से बहुत रिफ़्लेक्ट होती है। तो ये जो किताबें हैं ये फिर मुझे पसंद है। जिम कॉलिंस की एक किताब है जो कि तीसरी मेरी फेवरेट किताब है, गुड टू ग्रेट। तो वो मुझे बहुत पसंद है। उसमें जो मेरा फेवरेट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, फर्स्ट हु देन व्हाट। उसमें एक चैप्टर है कि मुझे अगर किसी बस में आप गए हो चढ़ने के लिए, तो मैं पहले पूछूंगा कि इसमें कौन लोग हैं, उसके बाद चाहे वो कहीं भी जा रही है बस, या ये मेरा दूसरा सवाल होगा कि अब ये कहाँ जा रहा है। तो लोग बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोग आपको मिलेंगे तो आप किसी भी सफ़र पे निकले आपके लिए वो सफ़र अच्छा होगा। लेकिन अगर आप किसी बहुत स्पेसिफिक बहुत अच्छे सफ़र पे हैं लेकिन लोग अच्छे नहीं हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। बिल्कुल। टीम भी इसी तरह है, फैमिली भी इसी तरह है, दोस्त भी इसी तरह है। तो ये कुछ मेरी किताबें हैं जो कि मेरी दोस्ती है इनसे, जो कि मैं पढ़ता रहता हूँ बार बार। बाकी तो फिर हम हमेशा कोई ना कोई नई किताब, हम द हीरो कोड आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच साल में एक दफ़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा, बात बुक्स पे आ गई तो जैसे कि हमने कुछ देर पहले ब्लेम गेम पे एक सवाल किया था, तो बुक्स से मैं याद आया मुझे, मैंने एक बुक पढ़ी थी दी सीक्रेट, आपने भी बिल्कुल पढ़ी होगी। जी जी बिल्कुल। तो दी सीक्रेट में हमें ये बताती है कि जैसा आप सोचते हैं रिपीटेडली, जी, आप रेगुलरली जो जो सोचते हैं, जो जो इमेजिन करते हैं, जैसा आप फील करते हैं, वो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। आप अगर आपकी इमेजिनेशन पॉजिटिव है, आप हमेशा पॉजिटिव इमेजिन करते हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं। इसी तरह आप अगर पॉजिटिव इमोशंस को ज़्यादा से ज़्यादा आर्बर करते हैं अपने अंदर, तो आप पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि साइकोलॉजी के मुताबिक पर डे एक इंसान 50,000 से 60,000 थॉट्स एक्सपीरियंस करता है जी, जिसमें मोस्टली अनकॉन्शियस होते हैं, जो बैकग्राउंड में सबकॉन्शियसली चल रहे होते हैं, जिसमें कुछ शायद 100 के करीब, 200 या 400 के करीब थॉट्स होंगे जो हम 24 घंटे में कॉन्शियसली सोचते हैं। तो 50,000 60,000 थॉट्स हम 24 घंटे में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं।
अब हम खुद से सवाल करें, इस 50-60 हज़ार थॉट्स में कितना परसेंट हम अपने सेल्फ ग्रोथ पे सोच रहे होते हैं, कितना परसेंट जो थॉट्स है इन 60,000 में, क्या 60 थॉट्स दिन में भी हम अपने ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं। एक मुसलसल नेगेटिविटी, नेगेटिव इमेजिनेशन, ख़ुद को लेके नेगेटिव सोचना कि मुझ में इस चीज़ की कमी है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। जब हम मुसलसल अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो हमें किसी और को या सोसाइटी को या इन्वायरमेंट को ब्लेम करने का क्या हक बनता है। तो इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमेजिनेशन का क्या वाकई किसी इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ें चेंज ला सकते हैं? बिल्कुल लेके आ सकते हैं। एक बहुत मशहूर कॉल है ना कि तुम खुद अपनी दुनिया बना सकते हो या तुम खुद अपनी दुनिया तख्लीक कर सकते हो। और हमारा मज़हब भी यही कहता है कि इंसान के पास बहुत ज़्यादा डायरेक्शन है गौर व फ़िक्र करने के लिए। वो इस कायनात को समझे पढ़े तो उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए यहाँ पे डायरेक्शंस है कि वो कैसे इससे फ़ायदा उठाए इस पूरे कायनात से जो कि उसकी सर्विस के लिए बनी है। तो इमेजिनेशन की ताकत को मैं मानता हूँ आसिफ भाई। मुझे ऐसा लगता है अभी जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ इस वक्त एज़ ज़ामरान, जिन ट्रेनिंग्स को मैं करवा रहा हूँ, जिन प्रोग्राम्स को मैं डेवलप कर रहा हूँ, जिस तरह की मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, जिस तरह की मैं बैठक लगा रहा हूँ लोगों से, ये एग्जैक्ट मेरी बार बार सोची हुई ज़िंदगी है जो अभी पिछले कोई 3 सालों में मैंने बार बार सोची होगी। तो मैं इस पे बहुत ईमान रखता हूँ कि इंसान ख़ुद अपनी दुनिया तख्लीक कर सकता है। और क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात है तो अल्लाह ने हमें ये पावर दी है। बिल्कुल। और फिर इंसान को जो दिमाग मिला है वो इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि वो किसी भी चीज़ को ख़यालात से रियलिटी में ला सकता है। तो ये बिल्कुल इंसानों पे है। इसीलिए मैं कुछ लोगों को मैं देखता हूँ उनका पूरा दिन शिकायत में गुजरता है तो उनके पास और चीज़ें आती है जिसके लिए वो शिकायत करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ जैसा अट्रैक्शन आप है। तो ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ें आप, वही एक्सपीरियंस आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत शुक्र मनाते हैं, किसी छोटी चीज़ पे इतना बड़ा शुक्र मनाते हैं कि अगली दफ़ा उनको बहुत बड़ी चीज़ मिल जाती है। तो वो कहते हैं हम तो पूरा दिन अबेंडेंस फील कर रहे हैं। हम कुछ लोग को देख के बहुत हैरान होते हैं कि ये इतना पुरसुकून कैसे है। और ये इतना, वो जो एक कॉल है ना कि या फिर एक थिंकिंग है, कहते हैं अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक मैनिफेस्टेशन इज़, या पावर ऑफ योर थॉट्स इज़। गरीब बार बार यही सोचता है मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे कम है, मेरी ज़िंदगी में मसले हैं, मेरे पास रिसोर्सेज कम है। तो फिर वो उसी साइकिल में है। उसके लिए वो बात बिल्कुल सच है। जिस तरह मैं सोचता हूँ उससे भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। तो मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उस तरह की चीज़ों को जो कि मैं बार बार महसूस करूँगा। और कुरान में भी फिर एक चीज़ है जिस पे है कि वो भी आई थिंक पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। बिल्कुल। तो यही है कि आई थिंक मैं शुक्र करूँगा तो मैं और मैनिफेस्ट करूँगा, और जो मैं मैनिफेस्ट करूँगा वो आएगा तो मेरा ईमान और पुख्ता होगा, फिर मैं और ज़्यादा बेहतर सोचूंगा तो वो और ज़्यादा आ जाएगा। तो यकीन ईमान में तब्दील होता है मैनिफेस्टेशन से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ हम देखते हैं कि ख़ासकर डेवलप कंट्रीज़ में एक बच्चा प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पे होता है, उसे मालूम होता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मुझे कौन सा कैरियर अडॉप्ट करना है, मुझे किस फील्ड में पढ़ना है, एकदम क्लियर होता है उसे। कोई मतलब डायरेक्शन तो उसको बिल्कुल पता होता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। एक 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा किसी भी आप डेवलप कंट्रीज़ में देख ले मोस्टली जी, तो वो उनको अपनी डायरेक्शन पता होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हम देखें तो जो नौजवान है, आप किसी मैट्रिक के स्टूडेंट को पूछे उसे बहुत कम आइडिया होगा कि मुझे ज़िंदगी में आगे जाके क्या करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से पूछे आपने ये फील्ड क्यों चुना, कहेंगे कि फैमिली ने कहा है, या इसमें मुनाफा है, या इसमें आगे जाके अच्छी जॉब लगेगी। और मोस्टली हमें जो यूथ है डायरेक्शन लेस नज़र आती है। जी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे एक किस्सा याद आ गया। अभी तुर्बत यूनिवर्सिटी में मैं आई थिंक पिछले साल की बात है, शायद 2025 के आखिर में मैं गया था। तो वहाँ पे मैंने इसी तरह एक सेशन दिया था करियर डेवलपमेंट पे।
तो 8वीं सेमेस्टर की एक लड़की ने ये बात की कि मुझे 8वें सेमेस्टर में आके ये कंफर्म रियलाइजेशन हुई है कि आई एम नॉट मेड फॉर कंप्यूटर साइंस, जबकि मैंने 4 साल इसमें गुजार लिए। तो मैंने फिर एक सर्वे किया उसी वक्त उस कमरे में, उस हॉल में जितने लोग थे। मैंने कहा कितने लोगों ने प्रॉपर इस चीज़ को सोच के और बाय चॉइस अपने डिपार्टमेंट में आया, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट से। बिल्कुल। तो सरप्राइजिंगली कोई 15% हाथ खड़े हो गए कि हमने सोच के समझ के सवालात पूछ के हमने अपनी फील्ड चूज़ की है। या तो किसी के चाचा ने उसके लिए जो है ना एप्लीकेशन भरा है, या तो दोस्त ने बोला है कि भाई मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ तो तू मेरे साथ ही रहे, तू कहाँ दूर जाएगा। या फिर किसी ने बोला है कि बस इस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा स्कोप है। या तो नौजवान देखता है कि जिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं इसका मतलब है वो बहुत कारआमद है। बिल्कुल। तो ये बात बिल्कुल है कि नौजवान डायरेक्शन लेस है। इसमें दो वजूहत है या फिर 2 स्टेक होल्डर्स है जिनका कसूर है। पहला माशरा और उसके बाद नौजवान ख़ुद। नौजवान की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, उसके बाद माशरे की है। मेरा नौजवान क्यों किसी डिग्री प्रोग्राम में जाने से पहले लोगों से बातचीत नहीं कर रहा, सवाल नहीं कर रहा। मेरा नौजवान क्यों अपने स्कूल के लाइफ में ये सोचना शुरू कर दे कि आगे जो मैंने वक्त गुजारना है वो मैं किस चीज़ में गुजारूं। तो नौजवान ख़ुद भी बस बाहर की दुनिया को देख के ना फॉलो कर रहा है, कह रहा है जो चाचा बताएंगे या जो बड़े भाई बताएंगे, या मेरा एक कज़न है उसने क्योंकि लॉ किया था तो मुझे भी लॉ का शौक़ हो रहा है उसको देख के, वो DVM कर रहा था तो मुझे भी DVM का उसने बताया। ये तो एक इंसानी बायसनेस है। और हमारे लोग जो कि कहते हैं कि हम करियर पे बात करते हैं या करियर काउंसलिंग करते हैं, वो बहुत बायस्ड चलते हैं। वो सिर्फ उसी चीज़ को प्रमोट करते हैं जिस पे उनका यकीन है, या जो चीज़ ऑलरेडी ट्रेंड पे है। जो ट्रेंड पे है। बायसनेस हमेशा ट्रेंड की तरफ जाती है। कौन पूछेगा नौजवान से कि तुम खुद क्या बनना चाहते हो। बिल्कुल। मुझे 6th क्लास के स्कूल की एक तमिलनाडु में जब मैं पढ़ता था तो मेरे 6th क्लास की किताब में एक सवाल था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। वो सवाल ये था आसिफ भाई कि व्हाट वुड यू डू इफ़ मनी वुड नॉट बी एन ऑप्शन। आप वो कौन सा काम करोगे सुबह उठ के अगर आपको पैसे आपको पूरे मिल जाए ज़िंदगी में, आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो, तब आप कौन सा काम करोगे। अगर हर नौजवान ख़ुद से ये पूछना शुरू करे तो आई थिंक उसको 80% करियर की डायरेक्शन यहाँ से मिलेगी। उसके बाद फिर हमारा माशरा डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है कि इसमें लोगों की इनपुट कम है और ज़्यादा माशरे का ऑलरेडी एक डिज़ाइंड मैकेनिज़्म है कि इसी पे चलना है। कुछ ट्रेंडिंग यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें कुछ ट्रेंडिंग डिग्रीज़ है, बस उन्हीं में लोग जा रहे हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं, फिर वो निकल रहे हैं और फिर दोबारा कह रहे हैं कि हमें तो मास्टर्स में आके पता चला कि ये फील्ड भी है। मुझे तो ख़ुद बैचलर्स में जाके पता चला कि भाई इतनी ज़्यादा फील्ड्स है, इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ का भी हमें नहीं पता होता। तो कुछ माशरे की इसमें गलती है, 20% माशरे ने बहुत कमज़ोरी की है। डिज़ाइन ही ऐसा किया है नौजवान के लिए रास्ता कि वो अपनी आवाज़ को कम से कम सुने। फिर नौजवान भी सवाल नहीं कर रहा, मेंटोर के पास नहीं जा रहा, कोच के पास नहीं जा रहा, ख़ुद अपने ज़ात से भी वो सवाल नहीं कर रहा। तो ये बात बहुत आई थिंक ऑनेस्ट और बहुत ट्रू है कि नौजवान डायरेक्शन लेस है और आई थिंक उसका ज़िम्मेदार वो ख़ुद है। आजकल हम देखते हैं कि एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है स्पेशली सोशल मीडिया में, और वो है मेंटल हेल्थ को लेके। मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या कहेंगे कि इस टॉपिक में वाकई बात करने की ज़रूरत है और क्यों बात नहीं की जाती है, या बस ये फैंसी वर्ड्स है जिसको लेके बस बात की जाती है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, ये वो है, या वाकई इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट की कमी है, लोगों को पता नहीं है कि अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, अपने इमोशंस को कैसे डील करना है। मेंटल हेल्थ के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने मेंटल हेल्थ पे रेगुलरली आपके लिए एज अ ट्रेनर, एज अ फैसिलिटेटर एंड एज एन एडवोकेट मैंने काम किया है, और जब मैं इसको समझ रहा था तो मुझे अपनी ज़िंदगी का साल 2017 याद आ गया। वो मेरे मेंटल हेल्थ का वो अगर आप कह लें तो वो स्याह तरीन साल था, और मुझे वहाँ से पता चला कि मैंने कितनी अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारी उस एक साल में, क्योंकि मुझे मेंटल हेल्थ के क्राइसिस का पता नहीं था और मुझे उस वक्त अफेक्ट हो रहा था। मैं कंपैरिजन में गया था, मैं सेल्फ़ डाउट में चला गया था और मैंने बहुत एक स्याह ज़िंदगी गुजारी।
तो इसी तरह फिर जब अभी हम अपने आसपास देखते हैं तो ना सिर्फ बड़े, ना सिर्फ अडल्ट्स, बल्कि छोटे छोटे बच्चे मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहे हैं। आई थिंक बिल्कुल। इंसान तब से ही गुजर रहा था, लेकिन अब इंसान सीख रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है। अवेयरनेस आ रही है, इंसान इवॉल्व हो रहा है, उसको नई चीज़ें पता चल रही है। बिल्कुल। और जब इस पे काम हो रहा है तो हमें पता चला है कि ये तो एक पूरी, इसकी अपनी एक साइंस है, बिल्कुल। ये तो एक पूरी दुनिया है। तो मेंटल हेल्थ का क्राइसिस बहुत है। मेंटल हेल्थ वाकई में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ है। बिल्कुल। फ़िज़िकल हेल्थ मेंटल हेल्थ का रिस्पॉन्स है। ऐसे ही है। ये हमें किसी ने नहीं बताया। हमें लगा कि सर्दी की वजह से ज़ुकाम होता है, हमें लगा कि कुछ ख़राब खाने से शायद हमारा मैदा ख़राब होता है। जब मैंने स्टडी किया, जब मैंने समझा, तो मेरा मैदा रिस्पॉन्ड करता है कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करता है स्टमक। यहाँ मैं आपके बात में एक चीज़ ऐड करना चाहूँ कि आपने कहा कि जो फिज़िकल हेल्थ है वो रिस्पॉन्स है मेंटल हेल्थ का। जी तो वैसे भी ये कॉमनली आप देखें हर जगह लोग कहेंगे कि इस इंसान का ब्लड प्रेशर गुस्से की वजह से ज़्यादा है। जी तो ब्लड प्रेशर एक फिज़िकल रिएक्शन गुस्से का हुआ। तो बिल्कुल। ये चीज़ वैसे ही अंडरस्टूड चीज़ है, और आम दिनों में, आम अल्फाजों में लोग इस चीज़ को मानते भी है कि आपका एक इमोशन आपके इमोशन और फिज़िकल हेल्थ को इम्पेक्ट कर रहा होता है। लेकिन जब बिल्कुल। हम इस पे डीप बात कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये शायद ऐसी यहाँ वहाँ की बातें कर रहे होते हैं। फिर हम मेंटल हेल्थ को, जैसे ही हम डेप्थ में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें दो कॉन्सेप्ट्स नज़र आते हैं कि या तो बंदा बहुत मजबूत है और बहुत आप कह लें कि वो, उसको कोई क्राइसिस नहीं है, या तो वो पागल है, या तो अब वो ख़त्म है, या तो अब इसका दिमाग ख़राब है, या तो हम सो कॉल्ड, हमारे ज़ुबान में कहते हैं, इसके तार शार्ट हो गए। तो हम जब तक इस पे संजीदगी से बात नहीं करेंगे तो हमें ये समझ नहीं आएगा, और हम इस वजह से इस पे बहुत ज़्यादा आप कह लें कि क्राइसिस का शिकार है। आप देखिए ना, 2022 में फ्लड आया, कितने लाखों बच्चे स्कूल से आप निकल गए बेचारे। फिर अचानक से उनका स्कूल नहीं रहा, उनके मोहल्ले नहीं रहे, उनके घर नहीं रहे। तो ये क्राइसिस पे किसी ने भी एड्रेस करने का नहीं सोचा। हमने कभी ये नहीं सोचा। हमारे अभी अपने जो घर के बच्चे हैं, हमने कब उनसे ये पूछा है कि आप स्कूल में जब जाते हो तो कैसा महसूस करते हो? हमने अपने एडल्ट से कब पूछा है कि आप ख़ुद सुबह जो काम पे जाते हो तो कैसा महसूस करते हो? जो हम मीम्स बनाते हैं ना कि मंडे मॉर्निंग को पता चलता है कि आप ऑफिस के बारे में क्या फ़ील करते हो, तो वो एक मैसेज है। मेंटल हेल्थ आपको बहुत सारे मैसेजेस देता है कि आप डायरेक्शन पे नहीं जा रहे। आपको अपने ख़यालात को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख़्याल से लोगों को दिन में 3 दफ़ा एक सवाल को अपने पल्लू पे बांध के बार बार ख़ुद से पूछना चाहिए। दिन में 3 दफ़ा वो पूछे कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। और सुबह का जो सवाल है वो ये हो कि आज, या तो वो ख़ुद से पूछे कि आज के दिन में मैं क्या महसूस करना चाहूँगा, या फिर वो अपने साथ कुछ पॉजिटिव ख्यालों को लेके बोले कि आज के दिन में मैं यही महसूस करना चाहता हूँ, अब जो भी हो। तो फिर वो चीज़ें आएंगी। तो मेंटल हेल्थ पे मैंने यूनिसेफ के साथ काम किया एडोलेसेंट्स को लेके, तो उस पे फिर मुझे समझ आया कि मेंटल हेल्थ खुशी और गम से बहुत आगे है, बिल्कुल, डिप्रेशन और एंजाइटी से बहुत आगे है। इस पे कि बहुत और टर्मिनोलॉजीज़ है, इसकी एक साइंस है जो कि हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान उस क्राइसिस से गुज़र रहा है लेकिन उसको पता नहीं है। और हमें एज़ एडवोकेट्स ऑफ मेंटल हेल्थ इस पे और मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, इसको बहुत लोकलाइज करने की ज़रूरत है, इसको हर नौजवान तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि वो उसकी एक बहुत बड़ी ज़िंदगी जो बाकी है तो वो अवेयरनेस के साथ गुजारे। बिल्कुल। ज़ामरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें ज्वाइन किया। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह इंस्पिरेशनल काम करते रहेंगे, हमारे नौजवानों को मोटिवेट करते रहेंगे और उनको डायरेक्शन देते रहेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज वीडियो देखा। ज़ामरान भाई का जो इंस्पिरेशनल लैब है उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इंशाल्लाह आपको इसी तरह किसी गेस्ट से मिलवाएंगे जिसकी बातें शायद आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी लाए, आपकी ज़िंदगी में चेंज लाए। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।